आज अपने बात करेंगे किसी आवेशित चालक की सतह पर कितना बल लगता है। ठीक है, यानी कोई चालक है और उस पे अपने कोई आवेश दे दिया, ठीक है, कोई भी प्लस का या माइनस का, तो वो जो आवेश है उसकी सतह पे, वह आवेश उस सतह पर कितना बल लगाएगा या फिर कितना दाब लगाएगा। यहाँ पे अपने ज्यादातर बात करते हैं दाब की। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आज अपने को बात करनी है भी कोई चालक है और उसकी सतह पर अपने कोई आवेश दे दिया, तो वह जो आवेश है वो उस सतह पर कितना बल लगाएगा। क्योंकि हमने एक बात की थी कि अगर चालक को कोई आवेश दिया जाए तो वह जो आवेश है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षित करने के कारण वह जो आवेश है वो किस ओर भागता है, सतह की ओर, यानी सतह के पास भी जाके वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पे अपने को मान ये ज्ञात करना है भी किसी भी चालक की सतह को या फिर किसी चालक को अगर कोई आवेश दिया जाए तो उस आवेश के कारण वह जो बल है कितना बल लगाएगा। पिछली क्लास में अपने बात की थी एक तो गोले के कारण, ठीक है, ठोस गोला और खोखला, वो एक ठोस गोला और एक चालक गोला, एक गोला और बचता है जिसे बोलते हैं गोलीय कोष। तो अपने को ये ध्यान रखना है गोलीय कोष का मतलब अंदर से क्या है, खोखला। तो गोलीय कोष है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, चालक गोले की तरह। ठीक है, गोलीय कोष यानी खोखला जो गोला है उसे चाहे आप प्लस आवेश दो, माइनस आवेश दो, चाहे वो चालक हो चाहे कुचालक हो, वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, हमेशा चालक गोले की तरह। क्यों? क्योंकि कुचालक अगर है भी तब भी उसका आवेश आयतन में नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो अंदर से खोखला है। ठीक है, तो अगर अपने बात करें खोखले गोले की, तो खोखले गोले या फिर गोलीय कोष की, तो गोलीय कोष के लिए वही डेरिवेशन है तीनों के तीनों, सतह के लिए, बाहर के लिए और आंतरिक बिंदु के लिए, जो अपने किसी चालक गोले के लिए किए थे। ठीक है, इसलिए चालक गोले और गोलीय कोष तीनों के डेरिवेशन क्या एकदम सेम है, यानी जो डेरिवेशन अपने गोलीय कोष के लिए, चालक गोले के लिए की है, वही डेरिवेशन किसके लिए, गोलीय कोष के लिए, वो दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए आज अपने बात करेंगे गोलीय कोष की बात नहीं करेंगे क्योंकि गोलीय कोष और चालक गोला एक ही बात है, दोनों सेम चीजें। ठीक है, यहाँ पे आज अपने बात करेंगे किसी आवेशी सतह के ऊपर उसको अगर आवेश दे दिया जाए तो उसके कारण बल कितना लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई आवेशी सतह है जिसको मैंने आवेश दे रखा है प्लस, ठीक है, मैंने मान लिया कि इस आवेशी सतह को Q आवेश दिया गया और इसकी त्रिज्या कितनी है, R। ठीक है, तो अपने को ये पता करना है कि इस आवेशी सतह पे जो आवेश दिया है उसके कारण इस सतह पे कितना बल आएगा। एक चीज तो अपने को क्लियर हो रही है कि अगर पूरी सतह पे प्लस आवेश है तो इसका मतलब ये है भी इस आवेशों के कारण जो बल आने वाला सतह पे वो प्रतिकर्षण के प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इधर वाला प्लस इधर वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक प्लस अपने पास जो बिल्कुल निकट भी प्लस रखा हुआ है उसको भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस के कारण कितना प्रतिकर्षण आता है उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो जैसे अगर मैं बात करूं प्रतिकर्षण या बल की, क्योंकि अपने को बल का मान ज्ञात करना है, तो बल की अगर मैं बात करूं तो बल का मान ज्ञात करने के लिए अपने आवेशों के लिए बात करते हैं कूलाम के नियम की। और कूलाम के नियम को अगर देखूं तो कूलाम का नियम सिर्फ लागू होता है बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है भी इस संपूर्ण, अगर मान लो कोई भी सतह आवेशित मैंने गोलीय मान ली, तो उस गोलीय सतह पर कितना प्रतिकर्षण या बल लगेगा, उस बल का निर्धारण अपने को कूलाम के आधार पर करना पड़ेगा। और कूलाम के आधार पर अगर करें तो किस प्रकार के आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के लिए मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया AB, जिसका आवेश है DQ और क्षेत्रफल है DA। क्षेत्रफल DA इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर कोई चालक है तो अपने को बात की थी, चालक को अगर कोई सतह पृष्ठ रख रहा है, चालक सतह पर बल की बात करूं, ठीक है, तो आवेशित सतह पर बल की अगर बात करूं तो आवेशित और चालक सतह है तो उस पे दिया गया जो आवेश है वो क्षेत्रफल के रूप में वितरित होगा क्योंकि सतह की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा अल्पांश ले लिया AB जिसका आवेश DQ है और क्षेत्रफल कितना है DA। तो एक भाग अगर AB माना तो दूसरा भाग बच गया, मैंने दूसरे भाग को क्या मान लिया, ACB। दूसरा भाग कौन सा है, ACB। तो मैंने जो गोलीय सतह थी उस गोलीय सतह के मैंने दो भाग कर दिए, एक AB और एक ACB। AB एक छोटा सा अल्पांश मान है जिसका आवेश DQ और क्षेत्रफल क्या है D, और बचा हुआ क्या है ACB। अब अपने को ये पता है भी चालक है
ठीक है, तो उसके ऊपर जो आवेश वितरण है वो पृष्ठ के रूप में, पृष्ठ के रूप में का मतलब ये है कि यहाँ पे किसका निर्धारण किया जाएगा, सिग्मा का। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं अपने, dq बटे dA। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा d। ठीक, अब अगर अपने इसके लिए बल का निर्धारण करें तो एक तो होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, दूसरा आपने बात की थी E का मान, E के लिए लिखा था F बटे Q, तो E को ये भी तो लिख सकता हूं dF बटे dQ। ठीक है, तो यहां से अगर मैं F का मान निकालने की कोशिश करूं तो इसको ये लिख सकता हूं E और गुणा dQ, यानी E इक्वल टू F बटे Q लिखा था। तो अगर मैं Q छोटा ले लूं तो ऊपर भी dF आएगा, तो मैंने लिखा dF बटे dQ, तो बराबर क्या होना जाना चाहिए, तो dF से यहां से E dQ कर सकते हैं अपने, यानी सीधा सा मीनिंग है अगर मेरे को F निकालना है तो बल के लिए पहले मान किसका निकाल लो, E का। ठीक है, अब अगर मैं E की बात करूं तो मैंने इसके दो टुकड़े किए। ठीक है, तो जिस भी बिंदु पर अगर मैं F निकालूं तो F मैंने मान लिया भी एक बिंदु तो बाहर है इसके सतह के, जिस बिंदु को नाम दे दिया मैंने P1, और दूसरा बिंदु मैंने मान लिया इसके अंदर है, क्या मान लिया, P2। ठीक है, अब अगर मैं AB वाली सतह को बात कर रहा हूं 1 नंबर की, अगर AB सतह की बात करूं तो AB को तो मैं डिनोट कर रहा हूं 1 नंबर से, और जो ACB है यानी जो बची हुई सतह है उसको किससे डिनोट करें, 2 नंबर से। दो अलग अलग नंबर दे रहा हूं, AB नहीं लिखेंगे, AB की जगह 1 नंबर लिख रहा हूं, ACB की जगह क्या लिख रहा हूं, 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बिंदु P1 की बात करूं तो जब मैंने इस पूरे पृष्ठ के 2 भाग कर लिए तो P1 की तरफ से देखूं तो P1 के अकॉर्डिंग इसके पास कितने भाग रखे हुए हैं, 2 भाग रखे हुए हैं। ठीक है, और 2 भाग रखे हुए हैं का मतलब ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी कितने आएंगे, 2, क्योंकि E बराबर लिखते हैं KQ बटे R का स्क्वायर, एक आवेशित भाग के कारण एक विद्युत क्षेत्र आना चाहिए। तो यहाँ पे P1 के अकॉर्डिंग 2 भाग है तो विद्युत क्षेत्र भी कितने, 2। तो एक विद्युत क्षेत्र AB है उसके कारण तो विद्युत क्षेत्र मैंने क्या मान लिया, E1। ठीक है, और जो ACB है उसके कारण विद्युत क्षेत्र मैंने क्या माना, E2। ठीक है, 2 विद्युत क्षेत्र माने, एक AB और एक AB के कारण तो मैंने माना E1 और ACB के कारण क्या माना, E2। तो अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र की बात करनी है, ठीक है, तो AB के कारण विद्युत क्षेत्र मैंने क्या माना, E1, और जो ACB के कारण है उसको भाग मैंने क्या मान लिया, E2। अब अपनी बात करेंगे E1 और E2 की। तो अगर मुझे विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र मिल जाए कुल, तो कुल विद्युत क्षेत्र मिलने का मतलब यह भी मैं कुल बल का मान निकाल सकता हूं। लेकिन कुल विद्युत क्षेत्र के लिए अपने बात की थी भी अगर 2 विद्युत क्षेत्र है तो उनको पहले दिशा देखनी पड़ेगी। ठीक है, दिशा का मतलब यह भी उनको जोड़ूं या घटाऊं वो तो निर्भर करेगा उनकी दिशा पर, इसलिए मैंने क्या किया, दिशा E1 और E2 की दिशा निकालनी है। तो E1 और E2 की दिशा का लिए अगर बात करें तो अपने एक बात की थी, अगर E की दिशा चाहिए तो जिस बिंदु पर E का मान निकालना है उस बिंदु पर कितने कूलम आवेश रख दो, 1 कूलम। ठीक है, वो भी प्लस का, ताकि F और E दोनों की दिशा क्या है, समान आए। तो मैंने इस P1 बिंदु पे भी 1 कूलम आवेश रख दिया और P2 बिंदु पे भी 1 कूलम। अगर P1 पे बात करूं तो ये जो पूरा भाग है AP के कारण बात करूं तो AP किसका, प्लस का है। तो AP अगर प्लस का है तो ये भी किसका रखा है, प्लस का। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी E1 की दिशा ऐसे आनी चाहिए, वो उसको दूर धक्का देना चाहिए। ठीक, अगर मैं ACB की बात करूं तो ACB भी किसका है, प्लस का, तो वो भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब E2 की दिशा भी यही आएगी, यानी दोनों की दिशा क्या रही है, समान। लेकिन अगर मैं P2 पे जाऊं तो अगर ACB वाले भाग से बात करूं तो ACB का जो ज्यादातर भाग है वो इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ होने का मतलब ये जो भाग है वो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब इस पे बल की दिशा आनी चाहिए, जो E2 है वो ये आना चाहिए। लेकिन अगर AB की बात करूं तो AB प्लस का है, तो प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब दिशा क्या आनी चाहिए, इसके बिल्कुल विपरीत, E1 की दिशा इस तरफ आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बाह्य P1 के लिए बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं कुल P1 के लिए बात करूं, P1 बिंदु पे कुल E का वैल्यू कितना है, तो उसको लिख सकता हूं मैं E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है। और अगर मैं बात करूं EP2 की, तो EP2 को लिख सकता हूं E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1, वो देख लेंगे उसको क्या लिखना है। ठीक है, यानी अगर मैं
P1 पे बात करूं तो दोनों की दिशा समान, इसलिए दोनों को क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं P2 की, तो P2 पे दोनों की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो इसका मतलब ये अभी उनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब अगर मैं बिंदु P2 पर जाऊं तो जो P2 बिंदु है वो अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है भी उस जो अपने सतह मानी है, चालक सतह, आवेशी सतह, उसके अंदर है। और अपने को ये पता है भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0, जो अपने गोले के केस में किया था। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो आंतरिक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना, 0। तो इस तरह ये क्लियर है अपने को भी P2 अंदर है, तो ये पता है भी EP2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो EP2 का वैल्यू 0 होने का मतलब E1 माइनस E2 किसके इक्वल है, 0 के। तो E1 माइनस E2 0 होने का मतलब E1 बराबर होगा किसके, E2 के। तो एक चीज तो क्लियर होगी भी दोनों विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं जाऊं EP1 पे, तो EP1 उससे किधर है, बाहर है। ठीक है, तो EP1 अगर उससे बाहर है, तो अगर यहां पे बात करूं मैं EP1 के अकॉर्डिंग P1 के, तो अगर मैं इस तरफ से देखूं, तो इस तरफ से अगर देखूं तो मुझे उस तरफ दो परतें दिखाई देगी। ठीक है, पहला परत ये AB वाला और दूसरा परत किसका, ACB वाला, और दोनों परतें आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई। ठीक है, यानी अगर मैं इस तरफ से क्लियर करूं बात, तो दोनों तरफ से इस साइड से अगर देखूं तो उधर मेरे को दो परतें दिखाई दे रही है। एक परत मेरे बिल्कुल सामने और दूसरी परत उसके किधर है, पीछे। और ये जो परतें हैं वो अपनी कुछ क्या रख रही है, मोटाई, कुछ दूरी पर स्थित है। यानी पहली परत यहाँ पे तो दूसरी परत इसके पीछे है। ठीक है, और उनके बीच में क्या है, दूरी। तो आपने केस किया था पट्टिका का। ठीक है, जिसके आगे एक पहली परत और उसके पीछे कौन सी परत है, दूसरी, जो अपनी खुद की कुछ मोटाई रख रही थी। इसमें वही केस बन रहा है, एक परत उसके बिल्कुल सामने और एक परत है बिल्कुल है पीछे। अब दो परतें क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके भाग कितने किए हैं, 2। ये पूरा गोला नहीं बोल सकता मैं इसे, क्योंकि मैंने इसके 2 टुकड़े किए। ठीक है, तो 2 टुकड़े किए, तो इसका मतलब ये है अगर मैं E1 और E2 अलग अलग रूप में लिख रहा हूं, तो उसके लिए जो AB और ACB है वो 2 परतों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए EP1 के हिसाब से, P1 बिंदु के हिसाब से उधर उसके पास में से 2 बराबर परतें हैं। ठीक है, जो अपनी कुछ न कुछ क्या रख रही है, मोटाई रख रही है। इसका मतलब ये है भी P1 के लिए जो चालक की सतह है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, एक पट्टिका की भांति व्यवहार करेगी। किसकी भांति, पट्टिका की। इसलिए अगर मैं EP1 की बात करूं तो वो एक पट्टिका की तरह है। तो पट्टिका के लिए उत्तर अपने पास कितना आता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि पट्टिका के लिए अपने जब विद्युत क्षेत्र की गणना की थी तो पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र आया था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, परत के लिए आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पट्टिका की बात करूं तो EP1 का वैल्यू है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू रखो। तो अगर मैं EP1 का वैल्यू देखूं तो ये था E1 प्लस E2 था, जिसे मैंने क्या लिखा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब E1 और E2 दोनों क्या इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूं E1 प्लस E1 इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखा जा सकता है 2E1 इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आ गया अपने पास विद्युत क्षेत्र। ठीक है, लेकिन ये तो किसी एक भाग के कारण है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं किसी, तो ये तो है विद्युत क्षेत्र। अगर यहाँ पे संपूर्ण आवेश के कारण है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अगर और बात करूं मैं, ठीक है, तो अगर मैं बल की बात करूं F की, ठीक है, तो अगर F की बात करूं तो अपने अभी बात की थी भी जो dF बटे dQ है उसे लिखा जा सकता है E। ठीक है, तो dF बटे dQ यानी एक छोटे से अल्पांश वाले भाग के कारण, अल्पांश वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या था, E1 था। ठीक है, यानी E1 के हिसाब से लगने वाले बल का मान अपने निकाल सकते हैं। तो अगर मैं मानू dF का वैल्यू, तो dF को ये लिख सकता हूं E1 गुणा dQ। ठीक है, dF को लिखा जा सकता है E1 गुणा dQ। क्यों, क्योंकि E बराबर लिखते हैं बटे Q। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर Q गुणा E। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं dF की, तो dF को E1 की जगह आ सकता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या आ सकता है dQ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं dQ की, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं dQ की, तो dQ को क्या लिखा जा सकता है, dQ को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू dF। तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं dF इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dQ की जगह क्या लिख सकता है सिग्मा गुणा dA। तो ये क्या बन गया अपने पास, dF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीए। तो बल का मान तो आता है इतना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dF अपॉन डीए इक्वल टू लिखा जा सकता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो dF अपॉन डीए इसको ये लिख सकता हूं भी इकाई क्षेत्रफल, यानी डीए का वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो उसको लिखा जा सकता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कितना आता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पे dF अपॉन डीए आता है। अब अपने को एक चीज क्लियर है, dF अपॉन डीए का मतलब ये बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल क्या लिखा जाता है, दाब, इसलिए इसको लिख सकता हूं P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किस चीज को दर्शा रहा है, दाब। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चालक सतह पर लगने वाले दाब का मान होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी सूत्र को अपने अलग तरीके से और भी लिखते हैं। अगर मैं P जो है उस P को मैंने लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस P को अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र के रूप में दर्शाऊं, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है भी इस गोलीय सतह के कारण कुल विद्युत क्षेत्र कितना है। अब ये जो सतह मानी है अपने, जिसके दो भाग किए हैं, उसके अंदर अपने दो विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात किए, दो विद्युत क्षेत्र मानिए, एक E1 और एक E2। तो यानी परिणामी इनके अकॉर्डिंग आना चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कितने हैं, दो। अब अपने को बात करूं तो अगर अंदर वाले के हिसाब से बात करूं तो E1 माइनस E2 कट रहा है, निरस्त हो रहा है। बाहर वाले के हिसाब से E1 और E2 आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है अपने को भी, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो दोनों विद्युत क्षेत्र का क्या आ रहा है, जोड़ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान। यानी अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करूं, कुल ई टोटल की अगर मैं बात करूं, जिसको मैंने कैपिटल ई से लिख दिया, इसको लिखा जा सकता है E इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, यानी कुल विद्युत क्षेत्र कितना आता है। ठीक है, तो यहां पे E इक्वल टू लिख सकता हूं 2E1, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या एक दूसरे के बराबर। तो E का वैल्यू अपने पास कितना आएगा, 2 इंटू E1 की जगह सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया तो E का वैल्यू आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को ये लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट गुणा E। ठीक है, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए ये चीज बती, तो उसके लिए सिग्मा लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट गुणा E, क्योंकि अगर टोटली की बात करूं तो टोटली अपने को इनका योग ही आ सकता है। इसलिए मैंने E को लिखा E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 लिखूं तो E1 और E2 दोनों बराबर है। ठीक है, और अगर E1 और E2 दोनों बराबर है तो क्या हो गया 2E1, और E1 का वैल्यू अपने को पता है कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 का अगर वैल्यू रखूं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा के वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट गुणा E। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू रख दो। तो अगर मैं P की बात करूं तो P का वैल्यू ये लिख सकता हूं, सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट गुणा E का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ये लिखा जा सकता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो अपने पास P का वैल्यू कितना आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, यानी ये आता है उस पे लगने वाले दाब का मान। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक चीज क्लियर होनी चाहिए भी, इस बिंदु बाह्य जो बिंदु है उसके हिसाब से आगे उसके दो परतें हैं, तो उसके लिए उसको क्या माना जा सकता है, पट्टी का, जिसके लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर परत की बात करो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बिंदु आंतरिक है, तो आंतरिक बिंदु अपने को पता है भी, किसी चालक के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है अंदर, तो उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना प्राप्त होता है, 0। तो यानी जो EP2 है वो कितना प्राप्त होना चाहिए, 0, जिसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, E1 बराबर है E2। ठीक है, तो उसके आधार पर अगर आज अपने बात करेंगे किसी विद्युत क्षेत्र के कारण इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी कोई विद्युत क्षेत्र है या फिर कोई वस्तु है, चालक है, जिसके सतह पर आवेश है, जिसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण कितना जो ऊर्जा है वो उसके संचित होगी आयतन के अंदर, ये चीज याद करनी। तो अगर यहाँ पे बात करूं आयतन की, तो अपने को एक ऐसी आकृति माननी पड़ेगी जो 3D में हो। ठीक है, इसलिए अपने सिलेबस में है गोला। ठीक है, तो अगर अपने ये बात करें कि कोई आवेशित गोला है जिसके लिए अपने को ज्ञात करना है कि इकाई आयतन में उसके लिए कितनी ऊर्जा संचित होगी, उसका मान अगर अपने को ज्ञात करना है तो उसके लिए देखें। जैसे मान लो कल अपने बात की थी भी, ये गोला है, उसके ऊपर अपने को ये आवेश दे दिया प्लस आवेश दिया, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व था वो था
सिग्मा और आवेश क्या माना था Q और त्रिज्या क्या थी कैपिटल R। ठीक है, तो आज अगर अपने बात करें इकाई आयतन में संचित ऊर्जा की, तो अगर बात करूं ऊर्जा की तो एक चीज अपने को पता है भी ऊर्जा वो किसके बराबर होती है, कार्य के। ठीक है, यानी जितना कार्य उतनी क्या होगी ऊर्जा। तो अपने को पहला काम क्या निकालना है, कार्य। लेकिन कार्य के लिए क्या चाहिए, बल। तो कैसे बल गुणा विस्थापन, उसके आधार पे क्या निकालेंगे कार्य, और कार्य को किसके बराबर रख सकते हैं, ऊर्जा की। तो अगर आज अपने यहाँ पे बात करें तो जैसे कार्य के लिए अपने लिखते हैं बल गुणा विस्थापन, तो अपने को विस्थापन भी चाहिए। ठीक है, तो विस्थापन की आवश्यकता के लिए जैसे अगर मैं देखूं कि ये जो गोला है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस आवेश है, तो अपने एक बात की थी कि ये जो प्लस है वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो अगर ये प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करने के कारण इसकी जो मान लो पहले त्रिज्या अगर R थी, तो अब ये जो गोला है वो थोड़ा सा और बाहर फैल जाना चाहिए, किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण। तो मैंने मान लिया प्रतिकर्षण के कारण इसकी जो त्रिज्या है वो थोड़ी सी और बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई, dr, यानी उसकी त्रिज्या में विस्थापन कितना हुआ, dr का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कल अपने इस गोले के लिए दाब का मान निकाला था, जिसे लिखा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दाब का मान निकाला था जिसका मैंने लगाया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं दाब के लिए बल की बात करूं तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इंटू A। तो यहाँ पे P को लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो A था क्षेत्रफल वो किसी गोले का कितना होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं कार्य का मान निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरे को ऊर्जा निकालनी है, तो अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य होना चाहिए बल गुणा विस्थापन। तो बल और गुणा विस्थापन, विस्थापन मैंने कितना किया, सिर्फ इसका dr किया, तो F डॉट क्या आना चाहिए, dr। तो F का वैल्यू कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे आया 4 पाई r का स्क्वायर, और आगे क्या आया, dr। अब अगर मैं बात करूं 4 पाई r स्क्वायर dr, तो मैंने विस्थापन कितना किया है, dr, तो इसका मतलब w कार्य में क्या आएगा, dw। तो dw का वैल्यू आया अपने पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर है dr। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं भी 4 पाई r स्क्वायर तो है क्षेत्रफल, और dr क्या उसकी मोटाई कितनी, मतलब कितना उसकी त्रिज्या क्या होगी, फैलेगी। तो अपने को एक पता है ये क्षेत्रफल और ये मोटाई है, क्षेत्रफल गुणा मोटाई क्या लिखते हैं, उसका आयतन, यानी 4 पाई r स्क्वायर जो dr है वो क्या बन गया, उसका आयतन, जिसे क्या लिख सकते हैं, dv, क्योंकि क्या है dr है, इसको dw को लिख सकता हूं मैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर dr, किसमें क्या लिखा जा सकता है, dv। तो अगर मैं बात करूं इकाई आयतन में, तो dw को क्या लिखा जा सकता है, dw को लिखा जा सकता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। dv को अगर मैं नीचे ले आऊं, dv को अगर नीचे लेके आऊं, तो यहां से एक चीज क्लियर है, अभी dv का मान अगर 1 करूं तो उसमें किया गया कार्य किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अपने से पूछा गया इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा आती है, तो इकाई आयतन के लिए ऊर्जा लिख सकता हूं भी dv का वैल्यू कितना रख दूं, 1, आयतन कितना करना है 1। तो इकाई आयतन के लिए अगर बात करूं इकाई आयतन में सिर्फ क्या बचेगा, dw किसके बराबर आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अपने को ये पता है कि जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा के, इसका मतलब dw किसके बराबर, ऊर्जा के। यहाँ से जो u है या du है वो आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को ये चीज क्लियर है कि जो संचित ऊर्जा है वो कितनी प्राप्त होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज अपने को ये भी ध्यान रखनी है, ये जो मैंने चीज लिखी है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखा है मैंने dw बटे dv। dw का मतलब कार्य या फिर ऊर्जा, और नीचे क्या है आयतन, तो इसको ये लिख सकता हूँ क्या, कार्य बटे आयतन जो है या ऊर्जा बटे जो आयतन है, तो इसको लिखते हैं अपने ऊर्जा घनत्व है, क्या लिखते हैं, ऊर्जा घनत्व। ये किसके बराबर होता है, ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पे अपने पास आ गई इकाई आयतन में संचित ऊर्जा U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज अपने लिखी थी, सिग्मा को कल लिखा था एप्सिलॉन नॉट गुणा E, और उसका क्या है स्क्वायर, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कल जब सोल्व किया था तो ये वैल्यू आई थी अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो इसलिए किसी भी इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, या फिर लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी अगर अपने को किसी चालक या किसी विद्युत क्षेत्र के कारण
अगर उसके इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान चाहिए तो संचित ऊर्जा का मतलब क्या निकालना है, कार्य, क्योंकि कार्य किसके बराबर होगा, ऊर्जा के। तो इसलिए मैंने सबसे पहले गोला लिया तो उसके ऊपर जो प्लस आवेश है वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करने के कारण ये जो त्रिज्या वो लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैंने क्या मान लिया, कितना बड़ा dr, तो p इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अपने निकाली थी। तो अगर मेरे को कार्य चाहिए, कार्य के लिए क्या चाहिए, बल, तो मैंने f लिखूं तो f p इक्वल टू p इंटू a लिख सकता हूं, क्योंकि p इक्वल टू लिखते हैं f अपॉन a। तो f आएगा p इंटू a, तो p का वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a अगर बोला है तो क्या गया, 4 का स्क्वायर। तो अगर मैं कार्य निकालना तो कार्य को क्या लिखेंगे, बल गुणा विस्थापन। तो मैंने मानी हुई त्रिज्या dr है, बड़ी है, तो कार्य भी कितना होगा, dw। तो dw इक्वल टू क्या होना चाहिए, f dr। तो dw को लिख सकता हूं f का वैल्यू 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर और इनटू dr। तो यहाँ पे ये अगर देखो तो क्षेत्रफल है और dr उसमें कितना फैलाव हुआ है, तो उसको कुल मिला के ये क्या लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल गुणा में उसकी मोटाई है फैलाव, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, उसका आयतन। इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, dv। तो dv को अगर नीचे लेके जाऊं तो ये टर्म किस चीज को बता रही है, इकाई आयतन में उपस्थित कार्य को। और इकाई आयतन में उपस्थित कार्य का मतलब ये है, इकाई आयतन में उपस्थित कार्य लिखूं तो क्या आ सकता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि इकाई आयतन के लिए मैंने dv का वैल्यू कितना किया, 1। और अपने को ये पता है जो कार्य है वही किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। तो u आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कल आपने एक चीज लिखी थी, सिग्मा किसके को लिखा था, एप्सिलॉन नॉट गुणा e, और जिसको हल करने के बाद कितना आया था, इसको हल करने के बाद आया था अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर। इसके अलावा अपने को बात करनी है एक, अगर किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो उसकी संतुलन अवस्था कैसी होगी। ठीक है, यानी किसी भी साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित किया जाए तो उसके अंदर संतुलन कैसे होगा। तो अगर मैं बुलबुले की बात करूं तो बुलबुला किसकी तरह है, गोले की तरह। और अगर मैंने उसको आवेशित कर दिया तो अभी अपने बात की कि अगर किसी गोले को आवेशित किया जाए तो जो दाब है वो प्राप्त होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी जो P है वो आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यही कहूं कि यही जो दाब है वो तो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने ये कहा भी मैंने इसे कुछ ना कुछ आवेश देने का ये दाब आ गया। अगर साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था की बात करें तो अपने 11th में एक चीज पढ़ी है, जो साबुन का बुलबुला है उसके ऊपर साबुन का बुलबुला जो है वो अपना कुछ पृष्ठ तनाव रखता है, और अगर उसकी त्रिज्या r हो तो उस पे लगने वाले दाब आधिक्य का मान कितना होता है, Px साबुन के बुलबुले पे होता है 40/r। ठीक है, जहां से P तो होता है उसका पृष्ठ तनाव और जो r है वो क्या होती है उसकी त्रिज्या। ठीक है, यानी जो Px होना चाहिए वो होना चाहिए 40/r का 40/r। अब अगर साबुन का बुलबुला नॉर्मल था तब तो उस पे दाब आदि क्या आएगा 40/r। लेकिन अगर मैंने उसको आवेशित कर दिया तो उस पे कुछ दाब और बढ़ गया। ठीक है, तो कुछ दाब और क्या बढ़ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस स्थिति के अंदर देखूं तो मेरे पास जो कुल P है वो हो गया Px, यानी जो दाब आधिक्य है, और उसमें से कुछ मान घट भी गया, किसका 40 जो Px है उसमें से क्या घट गया, P, जो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसको लिख सकता हूं P डैश इक्वल टू Px माइनस P। तो Px का वैल्यू कितना है अपने पास 40/r माइनस P का वैल्यू अपने पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये करूं कि साबुन का बुलबुला संतुलन में आ गया, साबुन का बुलबुला कैसी अवस्था में आ गया है, संतुलन में, तो अपने एक चीज बात की थी, संतुलन अवस्था के अंदर बल या दाब का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर संतुलन अवस्था की बात करूं तो जो P टोटल है वो कितना होना चाहिए 0, यानी 40/r और माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना 0। तो यहां से वैल्यू आएगी 40/r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से किसी भी चीज का वैल्यू पूछे तो अपने निकाल। ठीक है, यानी अगर साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था की बात करें तो साबुन के बुलबुले के अंदर अगर नॉर्मल सामान्य बुलबुला है तो उसके ऊपर तो दाब आधिक्य होता है 40/r, और अगर मैंने उसको आवेशित और कर दिया तो आवेशित करने के बाद अपने दाब की वैल्यू निकाली थी कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसलिए P को लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर कुल स्थिति के अंदर बात करूं तो Px का वैल्यू जो कुल P है वो Px में से कुछ P घट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर दाब का मान क्या हो गया, बढ़ गया।
ठीक है। तो संतुलन के लिए उन दोनों का अंतर बचेगा, तो इसलिए लिख सकता हूँ पी एक्स माइनस है पी, तो इसको लिख सकता हूँ 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। और अगर मैं ये कहूं भी जो साबुन का बुलबुला है वो कैसी अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है, तो संतुलन अवस्था का मतलब ये होता है उस पे पी जो टोटल है वो कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ से पी डैश इक्वल टू 0, तो 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 40/r